वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है, हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और जिनका पेपर टू एसएसटी है उनके लिए वीडियोस हैं। तो हमने इसके अंदर यानी पेपर टू एसएसटी के अंदर हमने हिस्ट्री और सिविक्स को कंप्लीट कर लिया और जियोग्राफी को हम कर रहे हैं। तो अध्याय एक इसका पहला चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कर लिया और इस बार जो है हम अध्याय दो के साथ आए हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है, नोट्स की तरह बनाए गए हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, है ना। तो बिना किसी टेंशन वगैरह के जो है हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, समझते चलेंगे, और समझना ज़रूरी भी है कि नहीं। तो और आपको तो पता ही है कि भाई पॉइंट वाइज चीज़ें बनाई गई हैं, लाइक शेयर आप करेंगे ही, क्योंकि मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर, और सब्सक्राइब आप करिएगा ज़रूर, तभी तो पता चलेगा भाई, है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, आपको चैप्टर दिखाते हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, अध्याय दो। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। तो देखिए, ग्लोब में सबसे पहली चीज़ आती है, ग्लोब को बेसिकली क्या कहते हैं। ग्लोब ना एक आर्टिफिशियल अर्थ है हमारा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कृत्रिम रूप है किसका, पृथ्वी का। ये पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। लेटी हुई रेखाएं जो हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। पहला पॉइंट है, विषुवत ध्रुव के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, जिसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। देखिए, आपको इमेज वगैरह ब्रीफली अगर समझना है ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्या कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो उसमें जाकर के आप देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन वीडियोस के अंदर मेरा मोटिव ये है, मेरा जो मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मेरा ये है कि कम वीडियो के अंदर मैं जो है ज़्यादा बता पाऊँ, या आप बेसिकली ऐसा हो जाए ना कि हम सुने तो हमारे को सुन करके भी याद हो जाए, इस प्रकार से है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी ब्रीफली समझना है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये जो कोण है, यानी कि यह जो कोण पृथ्वी पर बनता है, ये पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के प्रत्येक 1 डिग्री पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर में और दक्षिण में रेखा खींची जाती है, जिसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए देख ही लेते हैं यार, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका ये सेंटर होगा, तो ये जो लाइन आई ना, इसको कहेंगे हम विषुवत रेखा, इक्वेटर सेंटर से जो जाती है, ठीक है। अब प्रत्येक 1 डिग्री पर जो है ये लाइनें जा रही हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, तो आपको पता है, और नीचे की तरफ क्या है भाई, साउथ है। तो दोनों ओर जो है ये लाइन जा रही है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। इनकी कुल संख्या जो है 179 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए, इसको मिला करके आप चलिएगा तो 90 डिग्री तक नीचे जाएगा ये, एक सीधी लाइन बनेगी 90 डिग्री, तो 90 हो गए नीचे, 90 हो गए ऊपर। अब आप देखिए कि 90 90 आपने जब नापा ना, तो ये इसको 2 बार नापा आपने बेस लाइन को, तो एक माइनस करेंगे ना आप, तो 179। यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 179। और ये जितनी भी रेखाएं हैं ना, ये काल्पनिक है, असल में नहीं है, ठीक है। अब ये वाली जो है ये नर्दन अक्षांश रेखा कहलाती है, ये सदरन अक्षांश रेखा कहलाती है, ये तो आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है। अब यही रेखा को अगर ऐसे खड़ी कर दी जाएगी ना, ठीक है, खड़ी रेखा कर दी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा भाई, देशांतर बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो संख्या आपको पता चलेगी 179। यदि अक्षांश समांतर रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं, तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 जो है अक्षांश समांतर होंगे, जबकि विषुवत सहित अंश अक्षांश जो है समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। मैंने समझा दी है कैसे होती है, ठीक है। ये बेस लाइन है, ऊपर 89, नीचे 89, और ये वाली एक लाइन तो एक बार तो गिनोगे ही आप। तो 90 प्लस में 89 कर लीजिए, चाहे 90 प्लस 90 और माइनस में 1 कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा 179। कहने का मतलब कुल मिलाकर के इतना ही है कि जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 179 है। भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसके उत्तर में, ठीक है, 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। देखिए, जैसे ये ग्लोब है, ये हो गया हमारा विषुवत, क्योंकि ये बीच से जाता है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ से 1 1 डिग्री पे तो लाइन खींची हुई है ना, तो 23.5 डिग्री पे जो लाइन खींची है ना, इसको ऊपर वाली लाइन को नॉर्दर्न हिस्से के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये हमारे इंडिया से जाती है। और इसी तरह से 23.5 डिग्री पर जो नीचे की तरफ यानी साउथ में जो रेखा है ना, उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। अब याद करने का बहुत आसान तरीका है,
कर्क में 2 अक्षर है तो भाई ये ऊपर है, हल्की है। मकर में 3 अक्षर है, ये भारी है, नीचे आ गई। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैफरी वगैरह जो है नीचे पहनी जाती है तो मकर रहेगा। कैसे भी याद कर लीजिए भाई, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्टिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री को अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी 23.5 होते होते जब ये वाली एक लाइन आती है ना 66.5 डिग्री वाली उत्तर वाली, तो इसको आर्टिक वृत्त कहते हैं क्योंकि ऊपर आर्टिक आ जाता है हमारा। और इसी प्रकार से नीचे आते आते जो 66.5 डिग्री की रह जाती है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं क्योंकि नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए मैं ना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी निकट है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा ज़रूर। अक्षांश रेखाओं को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है। तो देखिए ग्रीनविच रेखा के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखाएं समांतर नहीं होती, इनकी लंबाई बराबर होती है। देखिए जो अक्षांश रेखा है ये बेसिकली क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये देशांतर रेखा है ये बेसिकली ये समांतर नहीं होती हैं और इनकी लंबाई बराबर होती है। जबकि जो अक्षांश रेखा है ना उसकी लंबाई बराबर नहीं होती पर वो समांतर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी दूरी जो होती है ध्रुवों पर नियंत्रण तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम नियंत्रण नहीं, न्यूनतम होगा ये। ठीक है, न्यूनतम यानी कि एकदम कम हो जाएगा और विषुवत रेखा पर एकदम अधिक ज्यादा हो जाएगा। देखिए इसको समझ ही लीजिए फिर। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा होगी। और जो ये सेंटर से आती है ना इसको देशांतर रेखा कहते हैं, इसी को ग्रीनविच लाइन कहते हैं। अब समझिए ये तो इस प्रकार से रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है वो इस प्रकार है तो एकदम समांतर चलती हैं हर एक डिग्री पर इनकी लंबाई देख रहे होंगे आप, पोल पर जाते जाते क्या हो जाता है, छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जो देशांतर रेखा है ना ये हर तरफ से पृथ्वी के पीछे से ऐसे आती है और यहाँ से आगे ऐसे जाती है। यानी ये रेखा बेसिकली कहीं से भी निकल के जाती है ना तो एकदम पृथ्वी के दोनों पोल पर आकर के टच होके जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप समझिएगा, इमेज को मत देखिएगा, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं रही है मेरी कभी। इस प्रकार से तो इनकी जो है एक तो ये समांतर नहीं होते बट इनकी लंबाई बराबर होती है, पहली चीज ये कही गई। अब ये जो दूरी है ना यानी यहाँ से जो ये रेखा गई, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये जो देशांतर रेखा है जैसे आपको पता है ये ग्रीनविच लाइन हो गई। ठीक है, ये तो ग्रीनविच लाइन हो गई ना। और यहाँ पर हम इस कलर को ले लेते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है यहाँ वाली ये गई, ये देशांतर रेखा गई यहाँ पर। फिर ऐसे ही करते करते गई होगी ना बहुत ज़्यादा, ये कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो जब ये यहाँ से गई तो ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे कम मिलेगा कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ेगा कहाँ पर, जब आप दूर की तरफ जाएंगे और जब आप पास की तरफ आएंगे तो एकदम कम हो जाएगा। दूर की तरफ जाते जाते ये जो है 11.32 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेता है। टोटल इतना, इमेज तो खिचड़ी बन गई बट आप समझ गए होंगे। ये वाला पॉइंट है ना। ग्रीनविच रेखा वाले देशांतर के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाती है तथा दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। इस प्रकार ग्रीनविच के बाएं ओर की पृथ्वी जो है हमारी पश्चिमी गोलार्ध तथा दाएं ओर का भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाती है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एकदम 180 मतलब सीधी लाइन, और ये लाइन कौन सी है, ग्रीनविच लाइन, ये एक ही है। बाकी 360 डिग्री बनाती हैं टोटल क्योंकि पूरा घूमती है। अब एक डिग्री में एक है, आप देख लीजिए, ये टाइम जोन को निर्धारित करती है बेसिकली। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक डिग्री घूमने में यानी एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 4 मिनट का टाइम लगता है पृथ्वी को अगर उसको एक डिग्री मूव करना है तो। इसी आधार पर किसी स्थान का समय भी ज्ञात किया जाता है। विश्व में सभी समय को इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो देशांतर रेखाओं के कारण ही समयों को तय किया जाता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतराल होता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। भाई 360 को आप 24 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 मिनट। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। 4 मिनट, ठीक है, 4 घंटे नहीं, 4 मिनट बढ़ जाता है। और आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट जो है टाइम घट जाएगा। अब एक चलता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल
टाइम जोन कहते हैं या टाइमलाइन कहते हैं। तो वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक एक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस पूरी लाइन के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। पहला ये कि जो ग्रीनविच लाइन है इसको कब जो है स्टैब्लिश किया गया था, कब माना गया था, तो 22 अक्टूबर 1884 को। ये कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, तो लंदन में है। यानी ग्रीनविच लाइन जो है वो बेसिकली कहाँ से जाती है, गुजरती है, तो लंदन से। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगला पॉइंट है, इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य शून्य नहीं बल्कि शून्य यानी कि 0, ठीक है, शून्य मानकर बाकी देशांतरों की, ये यार थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक कर दें इसको। तो इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली इसी ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आपको ध्यान एक तो ये रखना है, ग्रीनविच लाइन ये कहाँ से जाती है, लंदन से। लंदन से कहाँ से जाती है, तो वाशिंगटन डीसी से, ठीक है, वाशिंगटन डीसी के रॉयल वेधशाला से गुजरती है। और इसको 22 अक्टूबर 1884 को जो है अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के अंतर्गत ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया था। ओके, आगे देख लेते हैं भाई, समय जोन जो देशों के लिए होता है ना, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया, क्योंकि एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। इस समय जोनों को, ठीक है, इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है। अर्थात प्रत्येक जोन जो है वो 15 डिग्री के बराबर होगा। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणांक यानी कि अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। भारत में जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत का जो समय जोन है, जो मानक समय रेखा है, वो कहाँ से जाती है, तो यूपी के मिर्जापुर। कहाँ से, यूपी के कहाँ, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर एक जगह है, वहां से ये जाती है। इस समय को जो है मानक समय माना गया है। इस समय ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा देश जो है 5.5 घंटे आगे होता है। अब जब 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर लगभग क्या, पूरा 5.5 घंटा आएगा। यानी कि जब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पर सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। अतः आज जो है ग्रीनविच में, मतलब जब ग्रीनविच के अंदर जो है 12 बजेंगे दोपहर के, तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ये तो इजी सी बात है, कोई समझने वाली बात इसमें है ही नहीं। इसके बाद है कटिबंध जोन, इसको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए कटिबंध जोन को पढ़ना है, जिसमें पहला पॉइंट है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो है उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है। यह वर्ष में 2 बार सूर्य यहाँ पर, यानी कि बेसिकली ट्रॉपिकल जोन के अंदर एक साल में सूर्य जो है 2 बार शीर्ष पर चमकता है और इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी और इसी तरह से दक्षिणी, यानी कि 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र जो है, जहाँ कुछ महीने तक जो है अधिक और कुछ महीने तक कम ताप रहता है, उपोष्ण कटिबंध जगह कहलाता है। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से लेकर के आप चले जाइए ऊपर की ओर और नीचे की ओर 66 डिग्री तक, और इस बीच के एरिया को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो शीर्ष पर जो है चमकता नहीं है, जिस कारण जो है यहाँ पर ठंड रहती है। ओके, और यहाँ पर किरणैप नहीं लिखा, सूर्य की जो किरणें हैं ना यहाँ पर क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर तिरछी पड़ती है। यहाँ ताप हमेशा जो है कम रहता है और यह हमेशा शीतल रहता है, इसी कारण इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चौथा जो कटिबंध जोन है वो है हमारा 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच, जिसको कहते हैं हम ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन। इसके मध्य ये स्थित है, कहाँ से कहाँ तक, 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ओके, यहाँ का जो क्षेत्र है ये अत्यंत ही कम जो है तापित होता है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ठंडा रहता है। इस कारण यहाँ पर बर्फ जमी होती है, और ये बिल्कुल दोनों ध्रुवों पर है, यानी कि दोनों ही ध्रुवों पर क्या है, हमारी बर्फ जमी है। और दोनों ध्रुव कौन से, उत्तर और दक्षिण। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी सी बात है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। पर इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद है कर्क संक्रांति
21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये हमारा गोला है, यानी पृथ्वी है, ये क्या बना दिया मैंने, रुको ठीक बनाते हैं। ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, इसके अंदर सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून का होता है। इसलिए भारत के अंदर भी सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून का ही माना जाता है, क्योंकि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। ओके। दूसरा पॉइंट है मकर संक्रांति। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, और आपको पता होना चाहिए कि मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। ओके, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमारा एक देश है, हमारा नहीं मतलब एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। नोट एक बात है यहाँ पर देखिए, 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात से रिलेटेड आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं कि भारत में सबसे लंबा दिन जो है वो कब होता है, 21 जून को। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। और पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन और रात कब होता है, या दिन और रात बराबर कब हो जाते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये छोटी सी बात है, लेकिन यही जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी है। ठीक है, दो और लास्ट पॉइंट रह गए हैं इस चैप्टर के हमारे। पहला है उपसौर, दूसरा है अपसौर। देखिए उपसौर क्या होता है बेसिकली। उपसौर होता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, आपको पता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। जिस समय पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास हो जाए, है जैसे कि ये ऑर्बिट है पृथ्वी का, और यहाँ पर है सन, और ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूमते 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 क्या हो जाएगी, अत्यधिक पास, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के एकदम पास आ जाएगी। तो इस को क्या बोलते हैं, अपसौर। ठीक है, यानी पृथ्वी सूर्य के अप हो जाएगी, एकदम पास हो जाएगी, सर पे चढ़ जाएगी, तो क्या बोलेंगे इसको, अपसौर बोलेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस वक्त पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी महज 14.70 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि अपसौर बेसिकली होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के ऊपर हो जाए। अप मतलब ऊपर, पृथ्वी के सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य के ऊपर आ जाए। अपसौर कब आएगी, 3 जनवरी को आएगी। और इस वक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ होती है। एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट है अपसौर। अब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे चली जाएगी, यानी कि पृथ्वी यहाँ से घूमते 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 क्या पहुंचेगी, यहाँ पहुंच जाएगी। अब ये दूरी बहुत बड़ी है, ठीक है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य से ज़्यादा दूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर। और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो ये अपसौर उपसौर में कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने उपसौर को पढ़ लिया कि पृथ्वी सूर्य के उप में, यानी कि ऊपर आकर के बैठ जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ठीक है, अब तो ये तो उपसौर हो गया, अब बाकी तो अपसौर है ही हमारा। समझने वाली चीज़ है। आप कैसे भी नोट्स वगैरह जो भी बनाना है आपको बनाइए। तो ये जो क्लास नंबर 2 था, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 1 की वीडियो ऑलरेडी है, और 3, 4, 5 जो भी है वो आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा उसको, ढेर सारा प्यार दीजिए। और इसके लिए तो आपका काफ़ी धन्यवाद। नोट्स में जो भी कमी है हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश कर दिया जाए, ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस को देखते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।